हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2025 में एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए हैं, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम सभी क्वेश्चंस यहाँ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 1। रवि हैड, इंग्लिश से हमारा ये सवाल आया है। रवि हैड डैश यंगर ब्रदर हु टोट एट डैश यूनिवर्सिटी। He was widely regarded as dash honorable men। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में हमें आर्टिकल्स फिल करने हैं, ए एन और दा का यूज करना है, कहाँ पर क्या होगा। ठीक है। सो रवि हैड, रवि का एक यंगर ब्रदर है। तो हमें अभी यंगर ब्रदर फिक्स नहीं किया हमने, कोई की पर्टिकुलर यंगर ब्रदर की बात ही कर रहे हैं, इससे पहले कोई बातचीत नहीं हुई है। तो रवि हैड अ या एन आ सकता है। ठीक है। यहाँ पर हमें क्या बोला है, यंगर बोला है, य। ठीक है, वावल साउंड नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ए आ जाए। ठीक है। रवि हैड अ यंगर ब्रदर हु टॉट एट अ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी हमें नहीं पता, एक यूनिवर्सिटी पर पढ़ाते हैं, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ही वॉज वाइडली रिगार्डेड एज एन ऑनरेबल मैन। ठीक है। यहाँ पर अ नहीं आएगा, ऑनरेबल मैन वोवेल साउंड आ रही है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तो अ आ ही नहीं सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर बोला है द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ क्लास इन एन एग्जामिनेशन वर कैलकुलेटेड एज 30.8। एवरेज मार्क्स कितने कैलकुलेट किए गए हैं, 30.8 की मतलब ऑन एन एवरेज हर एक बच्चे के 30.8 मार्क्स आए हैं। However, while checking the marks entered, जब मार्क्स चेक करते हैं, रीचेक करते हैं टीचर, तो उन्हें पता चलता है कि एक बच्चे के मार्क्स उन्होंने गलत चढ़ा दिए हैं। उस बच्चे के मार्क्स कितने आए, 42 आए हैं, लेकिन टीचर ने गलती से 24 लगा दिए हैं। आफ्टर करेक्टिंग द मार्क्स, मार्क्स करेक्ट करने के बाद जो हमारी एवरेज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि पहले 24 लगाया था। अगर हम 24 की जगह 42 कर देंगे तो एवरेज मार्क्स चेंज हो जाएंगे। तो नया एवरेज हमारे पास आ रहा है 31.4। हमें बताना है कि क्लास में कुल कितने बच्चे थे। एवरेज कैसे निकालेंगे, क्लास में सभी बच्चों के मार्क्स रखेंगे, सारे मार्क्स को ऐड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। सो टोटल मार्क्स आ जाएंगे ऊपर, सभी बच्चों के नंबर ऐड करने के बाद नीचे आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। ठीक है। पहले हमारा ये एवरेज कितना था, 30.8 था। ठीक है। ठीक है। टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं एस थे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, एन। ठीक है, यानी एस किसके बराबर था, 30.8 एन के बराबर था। फिर क्या किया हमने, हमारा जो सम है वो चेंज हो गया, क्योंकि ये एस जब हमने कैलकुलेट किया था, जब इस बच्चे के कितने मार्क्स लगे हुए थे, 24 मार्क्स लगे हुए थे, लेकिन उसके आए कितने, 42। मतलब जब हम 24 की जगह 42 कर देंगे तो इस एस में कितना बदलाव आएगा, 42 माइनस 24 का चेंज आएगा, यानी कि 18 मार्क्स का चेंज, 18 मार्क्स का चेंज आएगा। तो जब नया एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो इस सम में कितना ऐड हुआ, 18 ऐड हुआ। ठीक है, और उसको हमने n से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नई एवरेज आ जाएगी, जो कि 31.4 दी है। ठीक है। अच्छा, ये आपको समझ नहीं आया 18 कैसे करना है, तो आप ऐसे समझ लीजिए। सम कितना था, ये था एस था, सभी बच्चों का सम अभी तक। उसमें इस बच्चे के मार्क्स जो है वो गलत लगे थे, 24 लगे थे, 42 लगाने थे, 42 लगाने थे। तो इसमें से हम 24 हटा देंगे और 42 ऐड कर देंगे। 24 नहीं करने थे, 42 करने थे, तो 24 हटा दिया और 42 ऐड कर दिया। ठीक है, ये करोगे तो आपके पास s प्लस 18 ही आएगा। ओके, इसको आगे सॉल्व करें हम तो ये हमारे पास आ जाएगा कि s प्लस 18 इज इक्वल्स टू 31.4 n। इसको और इसको आप कैलकुलेट करेंगे, s की जगह पर 30.8 n लिख सकते हैं, प्लस 18 किसके बराबर आ जाएगा, 31.4 n के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 0.6 n आ जाएगा 18 के बराबर, तो n क्या वैल्यू आ जाएगी, 30 वैल्यू आ जाएगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो गया स्टैंडर्ड प्रोसीजर जिससे आप जा सकते हैं।
और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आप ये देखिए कि एवरेज में कितना चेंज आया। पहले एवरेज कितनी थी, 30.8 एवरेज थी। नई एवरेज कितनी आई है, 31.4 आई है। एवरेज में कितने का अंतर आया, 0.6 का अंतर आया है। मतलब आप ऐसा मान लीजिए कि हर एक बच्चे के, अगर हर एक बच्चे के मार्क्स 30.8 होते तो हर एक बच्चे के मार्क्स जो है वो 0.6 से बढ़ गए हैं। ठीक है, यही हुआ है, यही हुआ है। और हमने बढ़ाए कितने थे, हमने टोटल कितने बढ़ाए, 18 ही मार्क्स बढ़े हैं टोटल, तो क्योंकि 24 घटाया और 42 ऐड किया, तो टोटल मार्क्स तो नेट तो 18 का ही गेन है। तो ये 0.6 हर एक बच्चे के बढ़े हैं, तो n बच्चों के कितने बढ़ जाएंगे, 0.6 इंटू एन। और ये कितना बढ़ा है हमारा, 18 बढ़ा है, तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से आप डायरेक्टली भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि n 30 आएगा। ठीक है, ओके। आप जैसे जाना चाहें वैसे भी आप याद कर सकते हैं कि जो एवरेज में जितना चेंज आया है वो अगर हम हर एक बच्चे के, मान लें कि हर एक बच्चे का इतना बढ़ गया है मार्क्स, तो हम इंटू एन करके, नंबर ऑफ स्टूडेंट करके, और जितना मार्क्स बढ़ा है एक्चुअली वो तो हम निकाल सकते हैं ना, 24 से 42 किया है तो 18 बढ़ा है, उसके बराबर आएगा। ठीक है, यही इक्वेशन आई थी हमारी यहाँ पर भी, पूरा कैलकुलेट करने के बाद भी। आप जैसे चाहें वैसे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द सीईओज डिसीजन टू डाउनसाइज द वर्कफोर्स वाज कंसीडर्ड मायोपिक। जो सीईओ है हमारी कंपनी के, उन्होंने अगर ये डिसीजन लिया वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज़ को फायर करने का, या जो वर्कफोर्स है उसको साइज रिड्यूस करने का जो उन्होंने डिसीजन लिया है, इसको मायोपिक कंसिडर किया गया। मायोपिक का क्या मतलब है, उसको ऐसा माना गया कि उन्होंने निकटदर्शी है ये चीज, मतलब उन्होंने आज का सोच के इस चीज का डिसीजन लिया। उन्होंने आगे का नहीं सोचा है, दूर का नहीं सोचा है, फ्यूचर का नहीं सोचा है, कंपनी के आज की जो स्थिति है कंपनी की उसको देखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि उन्होंने जो वर्क फोर्स है उसको घटा दिया है। क्योंकि वो ऐसा क्यों माना गया कि उनका ये जो डिसीजन है वो निकटदर्शी है, बिकॉज ही इट सेक्रीफाइस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। जो कंपनी की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है उसको उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया है आज के शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए। ठीक है, तो मायोपिक इज समथिंग निकटदर्शी, मतलब सिर्फ उन्होंने आज की सोची है, फ्यूचर की नहीं सोची है। कंपनी कहाँ लेकर जानी है उसके बारे में ना सोचते हुए आज गेन करने के लिए, आज प्रॉफिट कमाने के लिए उन्होंने वर्कफोर्स रिड्यूस कर दी है। हमें पूछा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन बी रिप्लेस द वर्ड मायोपिक। मायोपिक वर्ड को जो यहाँ इन वर्ड्स में से रिप्लेस कर सकता है वो कौन सा वर्ड होगा। विजनरी का मतलब क्या होता है कि बहुत जिसका एक विजन है लाइफ का, आगे तक की सोच रखी है, जिसने एक पर्टिकुलर एम को अचीव करने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो सीईओ ऐसा डिसीजन ले रहा है जो सिर्फ आज की सोच रहा है, तो विजनरी तो नहीं है। मायोपिक का मतलब ना शॉर्ट साइटेडनेस है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब निकट की, अभी अभी सोचिए, शॉर्ट टर्म गेन है, राइट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्रेसिव है, क्या उनका ऐसा वर्क फोर्स को रिड्यूस करने से क्या कुछ प्रोग्रेशन होगी कंपनी में, ऐसा तो कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव भी नहीं है। ठीक है, प्रोग्रेसिव मतलब आगे कुछ वृद्धि होगी कंपनी में इस उनके डिसीजन की वजह से, ऐसा भी इस सेंटेंस से कुछ समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने तारीफ की है उनके इस डिसीजन की। नेक्स्ट इनोवेटिव है, वर्कफोर्स रिड्यूस करने का कोई डिसीजन है उसको मायोपिक कंसीडर किया। क्या इनोवेटिव कंसीडर किया गया, बिकॉज रीजन उन्होंने क्या लिखा, रीजन से, ये जो रीजन है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि मायोपिक का एग्जैक्ट मतलब क्या होगा, अगर आपको पता नहीं है तो। बाकी इसको आप एक चीज और से रिलेट कर सकते हैं, आपने मायोपिया एक बीमारी पढ़ी होगी। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब बेसिकली नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, नजदीक का दिखता है दूर का नहीं दिखता है, तो वहां से अभी आप इसको रिलेट कर सकते थे। ठीक है, सेम ओरिजिन। तो आज की सोचते हुए, निकट की सोचते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया, फ्यूचर की नहीं सोची है। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा मायोपिक का शॉर्ट साइटेड। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द रिलेशनशिप्स अमंग पी क्यू आर एंड एस एंड टी। और उसके बाद हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी है, हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी।
अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि P इज ब्रदर ऑफ Q। P और Q हमें बोला है कि P ब्रदर है, मतलब P मेल है, हमें इतना पता है, साइन भी बना सकते हैं हम, ठीक है। और Q हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है, नो, डोंट नो। नेक्स्ट हमें बोला है S इज डॉटर ऑफ Q। S जो है वो इनकी बेटी है, ये फीमेल हो गई, बेटी है, बेटा तो नहीं बोला। नेक्स्ट T इज सिस्टर ऑफ S। S की बहन है T, तो ये भी फीमेल हो गई। अब ये इनकी बहन है और ये इनकी बेटी है, तो ये भी इनकी बेटी हो गई, ठीक है। R इज द मदर ऑफ Q। R जो है वो Q की माता जी है, और P Q का भाई है, तो R इनकी भी माता जी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है कि R इज ग्रैंड मदर ऑफ S। R जो है वो S की ग्रैंड मदर है, दादी हो सकती है, नानी हो सकती है, स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे हम, क्यों? क्योंकि S इनकी बेटी है और ये R इनकी माँ है, तो अगर ये मेल हुए तो ये दादी हो जाएंगी इसकी, अगर ये फीमेल हुए तो ये नानी हो जाएंगी, ठीक है। तो ग्रैंड मदर तो है, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। नेक्स्ट बोला है P इज अंकल ऑफ S एंड T। P जो है वो S और T के अंकल हैं। अगर हम देखें यहाँ से, जो P है वो Q के भाई हैं, तो ये चाचा हो जाएंगे अगर ये इन दोनों के पापा हुए, तो अगर ये इन दोनों की मम्मी हुई तो ये इनके मामा हो जाएंगे, ठीक है। अंकल भी ठीक है। R हैज ओनली वन सन। R के पास सिर्फ एक ही बेटा है, क्या हम ये बोल सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि ये मेल है या फीमेल है। ये हो सकता है कि मेल हो तो R के 2 बेटे हो जाएंगे, ठीक है। Q के बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते, तो हम ये बात कंफर्म नहीं कर सकते कि R के पास एक बेटा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। R के 2 बेटे भी हो सकते हैं। अगर हम ये कंफर्म कर पाते कि Q फीमेल है, तो हम ये कंफर्म कर सकते थे कि R के एक बेटे हैं, गिवन इंफॉर्मेशन से। नेक्स्ट, Q हैज ओनली वन डॉटर। Q के पास सिर्फ एक बेटी है, नहीं, Q की 2 बेटियां हैं। S और T दोनों Q की बेटियां हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं ऑप्शन हमें क्या दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, हमें ये पूछा है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, बोथ 1 and 3 आर ट्रू, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 3 इज ट्रू, गलत हो जाएगा। ओनली 4 इज ट्रू, गलत हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर ट्रू, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शंस पर बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द मैप शोन, ये जो मैप दिखाया गया है फिगर में, इसके हिसाब से हमें आगे स्टेटमेंट्स दी गई है, उनके बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ ईस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर ईस्ट है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट हो जाएगी। साउथ ईस्ट नेशंस होते हैं हमारे मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट। ना यहाँ पर ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, क्लियर है। अब हमें बोला है कि लाइब्रेरी इज लोकेटेड टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैंटीन। कैंटीन का नॉर्थ वेस्ट, तो पहले कैंटीन लोकेट करते हैं। कैंटीन, कैंटीन का नॉर्थ वेस्ट किस तरफ होगा? यानी इधर कुछ होता अगर, क्या कैंटीन के इधर कुछ है? क्या लाइब्रेरी कैंटीन के इधर है? नहीं, कैंटीन के इधर है। सो लाइब्रेरी इज वेस्ट ऑफ कैंटीन, राइट। कैंटीन की पश्चिम दिशा में हमारी लाइब्रेरी लोकेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। नेक्स्ट बोल रहा है द हॉस्पिटल इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ द केमिस्ट्री लैब। केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में, तो केमिस्ट्री लैब लोकेट करते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री लैब है। केमिस्ट्री लैब का ईस्ट किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। केमिस्ट्री लैब के इस तरफ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हॉस्पिटल केमिस्ट्री लैब के ईस्ट में है। कहाँ है हॉस्पिटल? हॉस्पिटल तो यहाँ है, तो हॉस्पिटल तो केमिस्ट्री लैब के नॉर्थ में है, राइट, ऊपर है ना, नॉर्थ में। हॉस्पिटल इज एट द नॉर्थ, इज टू द नॉर्थ ऑफ केमिस्ट्री लैब, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। नेक्स्ट बोल रहा है द केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ फिजिक्स लैब।
द केमिस्ट्री लैब इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ फिजिक्स लैब। फिजिक्स लैब हमारी ये है। फिजिक्स लैब का साउथ ईस्ट हो गया, मतलब ये डायरेक्शन। साउथ ईस्ट में हमारे पास केमिस्ट्री लैब है। ये स्टेटमेंट ठीक लिखी है, साउथ ईस्ट में हमारे पास केमिस्ट्री लैब है, सी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है द क्लासरूम एंड कैंटीन आर नेक्स्ट टू ईच अदर। क्लासरूम और कैंटीन एक दूसरे के आगे पीछे अगल बगल है। क्लासरूम कहाँ है? क्लासरूम हमें यहाँ दिख रहा है। और कैंटीन कहाँ है? कैंटीन हमें, क्लासरूम्स हमें यहाँ दिख रहे हैं और कैंटीन हमें यहाँ दिख रही है। क्या ये अगल बगल है? नहीं, अगल बगल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट बन जाएगा। करेक्ट ही पूछा था। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये क्या कह रहा है कि आई पुट द ब्राउन पेपर इन माई पॉकेट अलॉन्ग विद द चॉक्स। कुछ ब्राउन पेपर और चॉक्स मैंने अपनी पॉकेट में डाले हैं। ठीक है, एंड पॉसिबली अदर थिंग्स, और भी कुछ चीजें हो सकती हैं। I suppose everyone must have reflected how primeval and how poetically are the things that one carries in one's pocket. The pocket knife, the things that one carries in one's pocket. क्या बोला? पॉकेट नाइफ हो सकता है, पॉकेट नाइफ हम कैरी कर सकते। फॉर इंस्टेंस द टाइप ऑफ ऑल ह्यूमन टूल्स, द इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड। तो यहाँ पर पॉकेट नाइफ के लिए क्या यूज किया गया है? द इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड। स्वॉर्ड क्या हो गया? तलवार। तलवार का छोटा रूप हो गया पॉकेट नाइफ। वंस आई प्लान टू राइट अ बुक ऑफ पोम्स एंटायरली अबाउट द थिंग्स इन माई पॉकेट। मैंने एक बार सोचा कि मैं किताब लिखूं इसके बारे में, जो मेरी पॉकेट में चीजें होती हैं उसके बारे में मैं एक पोम लिखूं। बट आई फाउंड इट वुड बी टू लॉन्ग। बट मेरे को ये पता चला कि वो बहुत लंबी होगी। एंड द एज ऑफ ग्रेट एपिक्स इज पास्ट। ठीक है, और महाकाव्य लिखने की जो एज थी, महाभारत रामायण ये सब जो लिखी गई, ये जो उम्र है ये निकल चुकी है, ये जो काल है ये बीत चुका है। ठीक है, हमें बोला कि बेस्ड ओनली ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबव, जो यहाँ पर दी गई है इंफॉर्मेशन इसी के बेस पर हमें आंसर देना, अपना दिमाग नहीं लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? द ऑथर ऑफ द पैसेज कैरीज अ मिरर इन हिज पॉकेट। यहाँ पर कोई भी बातचीत नहीं की गई है मिरर के बारे में। मिरर इन हिज पॉकेट टू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स, ये नहीं बोल सकते। द ऑथर ऑफ द पैसेज हैड डिसाइडेड टू राइट अ पोएम ऑन एपिक्स। ये बात उसने क्यों लिखी है? उसने लिखा कि मैंने सोचा कि मैं अपनी पॉकेट्स में जो जो चीज़ कैरी करता हूँ उसके ऊपर कोई कविता लिखूं, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपनी पॉकेट में कैरी करता हूँ और उनको कैरी करने के रीजंस बहुत सारे हैं। तो अगर मैं इन पर लिखने जाऊँगा तो वो बहुत लंबी हो गई ना। तो इसको इसने किससे कंपेयर किया है कि महाभारत वगैरह हमारी बहुत सबसे लंबा ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ लिखने का जो काल है वो बीत गया। उस सेंस में उसने ये चीज लिखी है, द एज ऑफ ग्रेट एपिक्स इज पास्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वो एपिक्स पर पोम नहीं लिखना चाहता। ही वॉन्ट टू राइट अ पोम ऑन द थिंग्स ही पुट इन हिज पॉकेट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। द पॉकेट नाइफ इज डिस्क्राइब्ड एज द इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड, ये ठीक है, पॉकेट नाइफ को इन्फेंट ऑफ द स्वॉर्ड कहा गया है। एपिक्स आर डिस्क्राइब्ड एज टू इनकन्वीनियंट टू राइट, क्या उनको इनकन्वीनियंट बोला गया है? नहीं। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज ट्रू बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन द डायग्राम द लाइन क्यू आर एंड एस टी आर पैरेलल टू ईच अदर। क्यू आर और एस टी ये दोनों क्या बोली गई हैं कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। अब अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दिस एंगल और दिस एंगल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स इज हाफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द लाइन QR. Now, shortest distance of a point from the line is the perpendicular distance, right?
सो P से QR पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं ये हमारी क्या है, H है। हमें क्या बोला है कि ये द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, यानी QR एंड ST जो है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज हाफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन P एंड QR। मतलब अगर ये हमने H लिया है तो ये क्या होगा, H/2 होगा। ठीक है, ये हमें दिया है। हमें बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PST। जो PST ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PST की रेशियो निकालनी है विद द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम SQRT। ठीक है, अब बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो इस पर भी ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक बात है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 बेस हम कंसीडर कर लेते हैं PST में ST, और हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, मैं इसको नाम दूं अगर A और इसको B, तो हाइट हमारी हो जाएगी PB। PB will work as height for PST, right? Now by area of trapezium क्या होता है, 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमें बोला है कितना है, H/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि ST प्लस QR। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, अब क्या बता सकते हो कि PB क्या होगा। अगर ये H है, ये H/2 है, तो PB क्या हो जाएगा, H/2 हो जाएगा। PB की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, H/2। ठीक है, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, H/2 से H/2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PST एंड ट्रेपीजियम SQRT इज इक्वल्स टू ST अपॉन ST प्लस QR। तो बेसिकली मुझे ये रेशियो निकालनी है एंड आई एम डन। कैसे निकालेंगे, इसी पर आ जाइए वापस से। ठीक है, तो यहां पर जो हमें ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, PSB एंड PQA, ये जो ट्राइंगल है, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं आपस में? एंगल क्राइटेरिया से देखिए, ये एंगल और ये एंगल सेम है। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, पैरेलल लाइंस हैं ST और QR। ये एंगल और ये एंगल सेम है, अगेन पैरेलल लाइंस हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सो एंगल क्राइटेरिया से हम क्या बोल सकते हैं, जो ट्राइंगल PSB है वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQA के। ठीक बात है। अब अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो उसके बारे में और क्या कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स हैं उनकी रेशियो सेम होगी, यानी कि PS अपॉन PQ किसके बराबर हो जाएगा, SB अपॉन QA किसके बराबर हो जाएगा, PB अपॉन PA। ठीक है, यहां तक। PS अपॉन PQ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, PB अपॉन PA। बेसिकली इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। PB हमें पता है कितनी है, हाँ कितनी है, H/2। PA पता है क्या हमें कितनी, हाँ पता है H है, H से H कैंसिल हो जाएगा। सो PS अपॉन PQ की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है यहाँ तक, हाँ ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे जो हमारी ये बड़ी वाली जो ट्राइंगल्स हैं। अब हम देखते हैं ये ट्राइंगल PST और ये ट्राइंगल PQR। अपने एक बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम देखी होगी, उसकी कोरोलरीज देखी होंगी, अगर आपको याद होगा तो, नहीं है तो यहीं से देखते हैं। अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि पैरेलल लाइन है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो हमारी जो PST है, ट्राइंगल PST है, वो सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल PQR के। ये एंगल कॉमन है, एंगल क्राइटेरिया से सिमिलैरिटी लिख सकते हैं। सिमिलैरिटी के लिए दो एंगल ही बराबर हो जाए तो ही हम बोल सकते हैं कि सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो इनकी जो रेशियोज होगी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की, वो क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। PS अपॉन PQ जो है वो बराबर हो जाएगा ST अपॉन QR के, जो बराबर हो जाएगा PT अपॉन PR के। ठीक है, मेरे पास किसकी रेशियो है, मेरे पास PS अपॉन PQ की रेशियो है, वो क्या है, 1/2। यहाँ पर मुझे चाहिए ST अपॉन QR।
एस टी अपॉन एस टी प्लस क्यू आर चाहिए। तो यहाँ पर मुझे ये रेशो मिल जाएगी, एस टी अपॉन क्यू आर की रेशो जो है वो किसके बराबर है, पी एस अपॉन पी क्यू के बराबर है। और पी एस अपॉन पी क्यू मेरा क्या आया, 1/2 आया है। तो एस टी अपॉन क्यू आर हो गया 1/2। यहाँ तक ठीक है। अब मुझे एस टी फिक्स चाहिए और मुझे यहाँ पर क्यू आर नहीं चाहिए, मुझे एस टी प्लस क्यू आर चाहिए। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ, क्यू आर अपॉन एस टी इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। +1 कर दीजिए दोनों तरफ। रेसिप्रोकल क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे एस टी एज इट इज चाहिए, क्यू आर में कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो इसलिए आप देखो +1 करेंगे तो +1 करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा, क्यू आर प्लस एस टी हो जाएगा। आ गया ना, देखो, और नीचे एस टी आ गया, ये आ गया हमारे पास 3। अब रेसिप्रोकल कर दीजिए वापस से, तो एस टी अपॉन क्यू आर प्लस एस टी की रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1/3। एस टी अपॉन क्यू आर प्लस एस टी की रेशो आ जाएगी 1/3। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो सिमिलैरिटी यहाँ पर बेसिकली हमने यूज की है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि अ पेयर 6 फेस डाइस हमने रोल किया है। डाइस पर क्या लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, जो हमारे स्टैंडर्ड डाइस पर होते हैं। 3 बार रोल किया गया है डाइस को। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग 6 एग्जैक्टली वंस। 6 एग्जैक्टली एक बार ही आना चाहिए। 3 बार रोल किया है तो हमारे पास 3 खाली स्थान है। पहली बार रोल किया तो कितना आएगा, दूसरी बार रोल किया तो क्या आएगा, तीसरी बार रोल किया तो क्या आएगा। ठीक है, नाउ सपोज इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 6। इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 6। इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 6। पहली बार रोल किया 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। दूसरी बार रोल किया, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो ईच फिल इन द ब्लैंक के लिए हमारे पास 6 चॉइसेस हैं। तो टोटल 6 इंटू 6 इंटू 6 हमारे पास 216 टोटल पॉसिबल आउटकम्स है। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 एग्जैक्टली वंस आना चाहिए, 6 सिर्फ एक बार आना चाहिए, दूसरे किसी पर नहीं आना चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 6 फिक्स कर देते हैं। अब यहाँ पर भी 6 नहीं आना चाहिए और यहाँ पर भी 6 नहीं आना चाहिए। तो 6 के अलावा यहाँ पर कितनी चॉइसेस बच जाएंगी, 5 चॉइसेस बच जाएंगी। 5 यहाँ पर बच जाएंगी और 5 यहाँ पर बच जाएंगी। ये हमने फिक्स कर दिया है, 6 यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये पहली बार थ्रो किया तो 6 आ गया, तो ये एक ही चॉइस है। तो 5 इंटू 5 हमारे पास 25 चॉइसेस आ गई ना। दूसरे नंबर पर हम 6 फिक्स कर देते हैं, तो यहाँ पर 5 चॉइसेस है, यहाँ पर 5 चॉइसेस है, यहाँ पर एक ही चॉइस है, 6 फिक्स कर दिया है, तो यहाँ पर भी 25 चॉइसेस आ जाएंगे ऐसे। देन हम तीसरे नंबर पर 6 फिक्स कर देंगे, यहाँ से भी 25 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें भी एग्जैक्टली एक बार 6 आ रहा है, इसमें भी एग्जैक्टली एक बार 6 आ रहा है, इसमें भी एग्जैक्टली एक बार 6 आ रहा है। तो हमें सारी ऐड करनी पड़ेंगे। 25 प्लस 25 प्लस 25 टोटल कितना हो गया, 75। 75 हमारे पास क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। ये हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए। प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 और 5 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 6 नहीं आ सकता, क्योंकि हमें 6 एग्जैक्टली वंस लेना है और 6 एक बार हम कंसिडर कर चुके हैं, तो यहाँ पर 6 नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 5 में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, और यहाँ पर रिपीटेशन भी हो सकती है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर 2 आ जाए, यहाँ पर भी 2 आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। वो चांस भी हम लेकर चलेंगे। क्यों, क्योंकि डाइस थ्रो किया, इंडिपेंडेंटली थ्रो किया है। पहली बार डाइस थ्रो किया, उसमें भी 6 पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसमें से हमें एक एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 एक बार ही चाहिए और पहली बारी में 6 आ चुका है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा कि हमने टोटल पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकाले, 216। वैसे ही आप याद भी रख सकते हैं कि अगर हमने डाइस रोल किया है, n टाइम्स रोल किया है, 6n हमारा टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाता है। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम कैसे निकालेंगे कि 6 एग्जैक्टली वंस आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास आंसर आ जाएगा 75/216 हमारा आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A square paper shown in the figure is folded along the dotted lines as shown in the figure 2 and 3. Then a few
cuts are made as shown in the figure 4. Which one of the following pattern will be obtained when the paper is unfolded? ठीक है, पहले हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है, पहले ऐसे फोल्ड किया है, देन इसको ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, तो और ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसा दिखना चाहिए था, हमने इसको ऊपर ला दिया है। ठीक है, ऐसे रखा है इसको हमने। तो जब हम इसको खोलेंगे ऐसे खुलेगा, ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। देन ये हमारा एज इट इज यहाँ आएगा, सॉरी, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। ये जो ट्रायंगल है यहाँ दिख रहा है, ये ट्रायंगल यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, और ऐसे खोलेंगे, हमारे पास यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल आएगा, ये वाला। यहाँ हमारा जो रेक्टेंगल है ऐसे करके, वो भी हमारा क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, देन हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक हमारा ये वाला जो है, ये वाला यहाँ आएगा और ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ए हमारा बन जाएगा। क्लियर है? ये वाला भी तो खुल गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है अ शॉप हैज 4 डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। 4 डिस्टिंक्ट आइसक्रीम के फ्लेवर है हमारे पास। One can purchase any number of scoops of any flavor. The order in which the scoops are purchased is inconsequential. If one wants to purchase 3 scoops, उसको 3 scoops लेने हैं, in how many ways can one make that purchase? कितने ways में वो purchase ले सकता है। अब हमें इसमें काउंट करना है कि कितने वेज में हम आइसक्रीम खरीद सकते हैं, और इसमें बोला कि ऑर्डर मैटर नहीं करेगा कि आपने किस ऑर्डर में आइसक्रीम ली है। ठीक है, तो हम केस क्या बना रहे हैं, पहला केस हम बना रहे हैं कि मैंने तीनों के तीनों स्कूप्स 3 स्कूप परचेज करने हैं, वो एक ही आइसक्रीम के लिए लिए हैं। हमारे पास मान लीजिए ए आइसक्रीम है, बी आइसक्रीम है, सी आइसक्रीम है और डी आइसक्रीम है। केस 1 मैंने क्या किया है कि तीनों स्कूप मैंने एक सिंगल आइसक्रीम के परचेज कर लिया। मतलब हो सकता है कि मैं ए के तीनों स्कूप परचेज कर लूँ, क्या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, बी के तीनों स्कूप, तीसरी क्या है सी के तीनों स्कूप, और चौथी क्या है डी के तीनों स्कूप। मतलब अगर 3 स्कूप एक सिंगल आइसक्रीम के हम परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी टोटल 4 पॉसिबिलिटी आ रही है। सेकेंड केस क्या है, अगर हम 2 स्कूप एक आइसक्रीम के परचेज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 स्कूप मैंने किसके ले लिए, ए के ले लिए, तो तीसरा स्कूप मेरे को बी सी डी में से किसी एक का लेना पड़ेगा। एक बार बी का ले रही हूँ तीसरा स्कूप, एक बार डी सी का ले रही हूँ, एक बार डी का ले रही हूँ। तो ऐसे मेरे को, मेरे पास 2 स्कूप जब मैंने ए के लिए, तो तीसरे के हिसाब से, तीसरे के लिए 3 चॉइसेस हैं, उसके हिसाब से मेरे पास 3 वेज हो गए। फिर मैंने 2 स्कूप बी के लिए, तो तीसरे के हिसाब से इसके लिए भी 3 हो गए। फिर मैं 2 स्कूप अगर सी के ले रही हूँ, फिर तीसरे के हिसाब से तीसरे के लिए 3 चॉइसेस बच जाएंगी, इसके भी 3 हो गए। फिर मैं 2 2 4 2 6, ये मैं ले रही हूँ डी का, इसके लिए भी 3 चॉइसेस, ये हो गया 12 चॉइसेस होगी यहाँ से हमारे पास। ठीक है, नाउ केस 3 क्या है कि मैं कोई भी रिपीट नहीं कर रही हूँ। केस 3 क्या है, रिपीट कर ही नहीं रही हूँ, सारे स्कूप्स डिफरेंट आइसक्रीम के लेने हैं मुझे। ठीक है, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 4, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, सॉरी 3, इसके लिए कितनी चॉइसेस है, 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 4 3 12 2 24। बट इसमें हमने क्या काउंट कर लिया, इसमें हमने वो भी काउंट कर लिया कि किस ऑर्डर में खरीदी है, पहले ए खरीदा, फिर बी खरीदा, फिर सी खरीदा, या पहले बी खरीदा, ए खरीदा, फिर सी खरीदा। लेकिन यहाँ पर हमें बोला कि ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। किस तरह से डिवाइड करेंगे, इन तीनों की जो परम्यूटेशन होगी, 3 प्लेसेस के लिए परम्यूटेशन 3 फैक्टोरियल, तो मुझे इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया 4।
तो ये आ गए 4, यहाँ पर आ गए 12, यहाँ पर आ गए 4, तो टोटल कितने हो गए मेरे पास 20 वेज हो गए। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 वेज टू बाय 3 scoops of ice cream। ओके, गुड बाय।